हेलो डियर। तो स्वागत करता हूं आप सभी को, जितने भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग को वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल जो है MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का MCQ का वीडियो 1 किया था। ठीक है, वीडियो 1 मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए 30 क्वेश्चन का ला रहा हूं। वीडियो 2 जो होगा MCQ का, वह काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे का भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस बनाइए पढ़ने का। अब चूँकि समय ज़्यादा आपके पास है नहीं, मुश्किल से देखा जाए तो आपके पास 2 महीना भी अब समय नहीं बचा है। जितना पढ़ेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं पढ़ेंगे आप लोग खुद के ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है, कोई भी अगर नहीं मेहनत करता है, नहीं पढ़ता है, तो खुद का ज़िम्मेदार होता है। समय पास होता है, धीरे धीरे पता चलता है जब आदमी के एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट चीज़ें की ज़रूरत होती है, तब पता चलता है। ठीक है, बाकी चलिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, MSN 2 का पहला MCQ वीडियो है। और मैं बार बार बताया हूँ कि पूरे आपके जितने भी यूपी में MP में एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी अक्टूबर नवंबर में, तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे। आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने जाने के बाद मैं 23 से 24 का जो है चीज़ें शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्टिव ही इम्पोर्टेंट होता है। 10 से 15 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, और ये 10 से 15 नंबर सीधा इफेक्ट आपके सब्जेक्टिव पर भी डालता है, मैंने बताया भी है। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन कह रहा है मध्य कान का संक्रमण क्या कहलाता है, यानी हमसे पूछ रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, मध्य कान का संक्रमण। ऑप्शन ए है साइनोसाइटिस है, ऑप्शन बी है मस्टोइडाइटिस है, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया है, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। आपको पता होगा कि मध्य कान के संक्रमण को, जो मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को जाना जाता है, उसका राइट आंसर इस ऑप्शन में ओटाइटिस मीडिया होगा। क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया। बट मैं आपको बता दूं, ओटाइटिस मीडिया होगा, बट और भी इसका तो आंसर ओटाइटिस मीडिया हो गया। लेकिन साइनोसाइटिस जो होता है, यह आपके साइनस के इन्फ्लामेशन को बताता है। ठीक है, मस्टोइडाइटिस जो होता है, यह मस्टोइड बोन का इन्फ्लामेशन को बताता है, जो आपके दोनों कान के पिछले वाला भाग में जो हड्डी होता है, मस्टोइड बोन, उसका इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है वायरस संक्रमण जिससे पैरालिसिस हो सकता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वायरस संक्रमण है जिससे पैरालिसिस हो सकता है होने से। रेबीज, कोलेरा, पोलियो, HIV। तो आपको पता है किसी भी अगर व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, पोलियो होता है, तो उसको पैरालिसिस लग जाता है। ठीक है, तो पोलियो जो होता है यह वायरस संक्रमण है, और पोलियो से व्यक्ति के अंदर पैरालिसिस भी हो जाता है। ठीक है, कोई अंग में सुनपन उत्पन्न हो जाएगा, सूख जाएगा, वो अंग काम नहीं करेगा, वही पोलियो से होता है। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा क्वेश्चन है सिफिलिस का कारण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिफिलिस है, सिफिलिस का जो कारण होता है, ऑप्शन में है स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, एम ट्यूबरकुलोसिस, टी पैलिडम। तो आपको पता है सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए होता है। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकी के कारण जो है आपको आप लोग सुने होइएगा, यह एक आपका संक्रमण है। आगे है चौथा क्वेश्चन है पपिलरी डिलेशन हेतु प्रयुक्त दवा ड्रग्स कौन सी क्या कहलाती है। देखिए, पपिलरी ड्रग्स का मतलब होता है कि जो पलक होता है, पलकों के फैलाने के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रग का, उसे क्या कहते हैं? मायोटिक्स कहते हैं, माइडियाट्रिक्स कहते हैं, साइक्लोप्लेजिस कहते हैं, या नॉन ऑफ द एबव। तो माय डियर, इसमें जो राइट आंसर होगा, डिलेशन के लिए पूछेगा तो माइड्रियाट्रिक्स होगा। ठीक है, डिलेशन के लिए पूछेगा तो माइड्रियाट्रिक्स होगा। बी ऑप्शन सही। पांचवा क्वेश्चन है मलेरिया का कारण क्या होता है। आप लोग पढ़े होइएगा, बताइए कि मलेरिया किसके कारण होता है, एग्जैक्ट नाम बताइए कमेंट करके। बाकी ऑप्शन में वायरस दिया है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, तीसरा है बैक्टीरिया है, एंड चौथा है फंगी है। तो आपको पता है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसका नाम बताइए। ठीक है, प्रयोगशाला जांच VDRL निम्न के डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग
कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, ट्रेकोमा, कोलेरा। तो आपको पता है कि VDRL का जांच जो है किसके लिए की जाती है, सिफिलिस के जांच के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, रूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग कौन कौन सा है। माय डियर, रूमेटिक फीवर जिसे अमावती ज्वर भी बोलते हैं, इससे प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है। हृदय, ज्वाइंट्स, ब्रेन, ऑल ऑफ द एबोव। तो माय डियर, इससे रूमेटिक फीवर से जो प्रभावित जो अंग होता है वह सब होता है इनमें, यानी डी, यानी ब्रेन, हार्ट, ज्वाइंट सब प्रभावित होता है, ठीक है। और इसी रूमेटिक फीवर से RH उत्पन्न होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, समझ गए ना, वही हार्ट वाला। स्वाइन फ्लू का कारण क्या होता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, H1N1 वायरस के कारण, रोटा वायरस, N1H1 वायरस के कारण, फ्लू वायरस। तो जो स्वाइन फ्लू होता है वह किसके कारण होता है, H1N1 वायरस के कारण, ओके। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है, लुंड एवं ब्राउडर चार्ट का प्रयोग निम्न मरीजों को आकलन असेसमेंट हेतु किया जाता है। मतलब लुंड एंड ब्राउडर चार्ट का जो इस्तेमाल है किन मरीजों को आकलन करने के लिए किया जाता है। बर्न मरीज, ग्लूकोमा मरीज, पॉइजनिंग मरीज, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश मरीज। तो आपको मैं बता दूं, लुंड एडर ब्राउडर जो है इसके चार्ट का उपयोग जलना मरीज यानी बर्निंग पेशेंट, बर्न मरीजों के लिए की जाती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ब्रेकीथेरेपी क्या है। ब्रेकीथेरेपी क्या है ये पूछ रहा है। क्या यह रेडिएशन थेरेपी है, ठीक है। क्या ये सर्जरी का टाइप है, या कीमोथेरेपी का टाइप है, या कॉस्मेटिक थेरेपी का प्रकार है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ब्रेकीथेरेपी इज द टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन नंबर ए, ओके। 11 नंबर है, डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें डिप्थीरिया कितना ज़्यादा किसमें है, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। PPD, सिक टेस्ट, डिक टेस्ट, एलिसा टेस्ट। तो डिक और सिक में लोग कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन मत होना है। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट आता है, ठीक है, डिप्थीरिया के लिए। 12 नंबर है, बहुत VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे VVI है। हॉजकिंस डिजीज निम्न तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए, हॉजकिंस डिजीज एक प्रकार का कैंसर रोग है, ठीक है, एक प्रकार का कैंसर रोग है। अगर किसी को ये हॉजकिंस रोग होता है तो व्यक्ति का जो शरीर का इम्यून सिस्टम है जो संक्रमण से लड़ता है वह नहीं लड़ पाता है, वह जो है कमज़ोर हो जाता है इम्यून सिस्टम। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम प्रभावित होता है हॉजकिन डिजीज से, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो मैंने अभी बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। 13 नंबर है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्तन कैंसर का कौन सा प्रकार है। डक्टल, कोमेडो, लबुलर, सरकोमा। तो मैं बता दूं, जो महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वह डक्टल कैंसर होता है, ठीक है, डक्टल, याद रखिएगा। 14 नंबर है, कॉर्निया के पर्दाह को क्या कहते हैं। जो कॉर्निया होता है आँखों में, उसके इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं। तो उसके इन्फ्लामेशन को आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए है आइराइटिस कहते हैं, आइराइडोसाइक्लियाइटिस कहते हैं, केराटाइटिस कहते हैं, मस्टोडोआइटिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कॉर्निया के पर्दाह को केरेटाइटिस कहते हैं, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 15 है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे झिल्ली कहते हैं, इनमें चीरा लगाने को क्या कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, यह आपके कहाँ पे होता है, कान वाला भाग, ठीक है। और उनमें चीरा लगाने को क्या कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, ऑस्किलोप्लास्टी, मैरिंगोप्लास्टी, ठीक है, मस्टोइडाइटिस एंड मैरिंगोटोमी, ठीक है। तो टिम्पेनिक झिल्ली में चीरा लगाने को मैरिंगोटोमी कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए। 16 है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ए है, देख लीजिए कि स्लेनेन चार्ट टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है। स्लेनेन चार्ट जो है किसके उपयोग के लिए किया जाता है। दृष्टि, रिफ्रैक्शन, प्रेसबायोपिया,
कोल्ड ब्लाइंडनेस, रंगहीन, कलर ब्लाइंडनेस, रंग दृष्टिहीनता। अब स्लेनेन चार्ट होता है, आप लोग देखते होइएगा कुछ दूरी पर जब आप आँख चेक करवाने जाते हैं, कुछ दूरी पर दीवार पर एक चार्ट लगा रहता है और एक छोटा ए बड़ा में, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस टाइप से आपको जो है चार्ट पर दर्शाया जाता है। देखा जाता है कि आप कितना छोटे से छोटे महीन अक्षर को देख पाते या नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वो विजन के जांच करने के लिए होता है। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्स पाल्सी किस क्रेनियल तंत्रिका का विकार है? बेल्स पाल्सी, ठीक है, किस क्रेनियल नर्व का समस्या है? तो आपको बताना है माय डियर। ऑप्शन है चौथे नंबर का, 7वें नंबर का, 9वें नंबर का, 12वें नंबर का। तो मैं बता दूं, बेल्स पाल्सी जो कि फेस में होता है, ठीक है ना, फेशियल जो नर्व होता है, फेशियल नर्व में किसी को अगर डैमेज है, समस्या है, तो वह बेल पाल्सी में समस्या होता है। और ये जो फेशियल नर्व है, ये 7वें जो है नंबर का फेशियल नर्व होता है। पूरे नर्व में 7वें पर जो है फेशियल नर्व आता है। तो इसलिए फेशियल नर्व में बेल्स पाल्सी में गड़बड़ी फेशियल नर्व में गड़बड़ी को बताता है, ठीक है। चलिए आगे है 18, रोगी के स्वयं के शरीर से लिया गया ग्राफ्ट क्या कहलाता है? ठीक है, रोगी के शरीर से, स्वयं के शरीर से लिया गया ग्राफ्ट क्या कहलाता है? ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट और ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं, रोगी के शरीर के खुद शरीर से जो ग्राफ्ट लिया जाता है उसे ऑप्शन ए ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। वो ऑटोग्राफ्ट नहीं जो सिग्नेचर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का लेते हैं, वो नहीं। आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने के क्या कारण है? कारण पूछ रहा है। मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, ठीक है, हाइपरओपनिया है, क्विंसी है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो आईओपी बढ़ने के जो कारण, आईओपी के बढ़ने के कारण जो व्यक्ति में होता है वह रोग ग्लूकोमा होता है। जैसे ही आपके आँख में आईओपी, एक विट्रस ह्यूमरस द्रव होता है, वह जैसे ही आपके बढ़ेगा, आँख में आईओपी लेवल बढ़ेगा, इंट्राओकुलर दबाव बढ़ेगा, दबाव आपके आँखों में जो नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व, उसको नष्ट करेगा और उससे ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, यह एक ऑटोइम्यून रोग है, मतलब इनमें से कौन एक ऑटोइम्यून रोग है? ठीक है, रूमेटिक फीवर, ठीक है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, टिनिटस, ऑटेलेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा? एक ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें से रूमेटिक फीवर है, ऑप्शन ए। ओके, तो ये आपका जो है हो गया 20वां नंबर का क्वेश्चन। ओके, आगे का क्वेश्चन है 21 नंबर का, नासिका पट के आकार डैश के असमान होने के कारण होता है। यानी नासिका पट जो है, नेजल जो नासिका पट मतलब समझ रहे हैं, जो आपके नाक में जो 2 छिद्र है ना, और बीच में जो दीवार टाइप से जो आप लोग को है नाक के अंदर, वही नेजल सेप्टम होता है, नासिका पट होता है, जो आपके दोनों छिद्रों को अलग अलग बांटता है, ठीक है ना। तो वही नासिका पट के आकार असमान क्यों होता है, ये बताना है। मेनियर्स रोग के कारण, डेविएटेड नेजल सेप्टम, मास्टोइडाइटिस, एपिस्टेक्सिस। तो मैं बता दूं कि जो आपके नाक के नासिका पट है, नाक के जो अंदरूनी दीवार है, उसका आकार असमान होने के कारण यही होता है कि जो दीवार होता है वह डिविएटेड होता है, ठीक है, विचलित होता है। अपने सीधा दीवार होना चाहिए ना, तो अगर वह डेविएटेड अगर हो जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो यही ऑप्शन बी होगा। ओके, आगे है आपका अच्छा क्वेश्चन है सब के सब, इंट्राओकुलर दबाव मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? मैं बता दूं, अभी ऊपर जो आईओपी लेवल बढ़ता है, देखें ग्लूकोमा होता है वो बढ़ने से, अब उसको हम मापेंगे कैसे? तो उसके लिए यंत्र है। ऑप्शन ए है टोनोमीट्री, ठीक है, स्लेनेन चार्ट, वॉइस टेस्ट, ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री तो सुनने के क्षमता को अगर जांचना हो तो होगा, ठीक है। स्लेनेन चार्ट आँख के लिए, वॉइस टेस्ट आवाज़ के लिए, और टोनोमेट्री आँखों में दबाव के जांच करता है। ऑप्शन ए सही होगा। 23 नंबर का है, स्टडी ऑफ कैंसर इज एल्सो नोन एज, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ठीक है, और वायरोलॉजी।
तो आपको मैं बता दूं, वायरोलॉजी तो वायरस का अध्ययन हो गया, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन, मास्टाइटिस, ठीक है, इंडोमेट्राइटिस, टॉन्सिलाइटिस, मस्टोइडाइटिस। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मास्टोडाइटिस, ठीक है, मास्टोडाइटिस जहाँ रहेगा AOID वाला बीच में, तो ये हो जाएगा मस्टॉइड बोन का इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस। इंडोमेटोमेट्रियस जो है, यह गर्भाशय के अंदरूनी लेयर में इन्फ्लामेशन को बताता है, जबकि मास्टाइटिस जो है यह ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन को बताता है। ऑप्शन ए सही होगा। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। कह रहा है, नेत्रदान से आँख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, लेंस, आइरिस, रेटिना। तो नेत्रदान से आँख का जो भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। आगे है 26 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सर्वाइकल कैंसर के निदान के लिए प्रयुक्त सबसे निश्चयात्मक जांच कौन सी है? मतलब सबसे जो है आपके कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन होता है सर्वाइकल कैंसर के जांच के लिए? पैपेस्मियर, USG, CBC, FNAC। तो मैं बता दूं, सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जांच जो होता है पेपस्मियर टेस्ट होता है, ठीक है। आगे चलिए, 27 नंबर का है, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस कौन सा होता है? हमसे ये पूछ रहा है अपक्षीय गठिया कौन सी होती है? अर्थराइटिस मतलब क्या होता है? गठिया, ठीक है, गठिया। और डीजेनरेटिव मतलब बार बार जो उपस्थित होने वाला जो अर्थराइटिस होता है वह कौन सा है? गाउट है, सेप्टिक अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो राइट आंसर डीजेनरेटिव अर्थराइटिस अगर कहीं से भी पूछेगा तो वह ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है डीजेनरेटिव होता है, ऑप्शन सी। 28 नंबर का है, अच्छा क्वेश्चन है। उच्च रक्तचाप के इलाज में शामिल है, इनमें से कौन उच्च रक्तचाप के इलाज में शामिल है? डिजिटैलिस, एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव। मैं बता दूं कि ब्लड प्रेशर के जांच के लिए इनमें एंटीबायोटिक होगा नहीं, ये संक्रमण को मारता है। डायूरेटिक मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर पूछे तो वो दवा होगा एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। एंटी मतलब उच्च रक्तचाप के विरुद्ध में जो काम करने वाला दवा होगा वह एंटी हाइपरटेंसिव होगा, ठीक है। वैसे हम डायूरेटिक दवा भी बीपी बढ़ने पर देते हैं ताकि शरीर से अनावश्यक तरल पदार्थ निकले और बॉडी का जो तरल है वह कमे, जिससे बीपी कमे, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है, टोनोमीटर के अंदर दबाव को मापने में प्रयोग किया, यानी टोनोमीटर का उपयोग किसके अंदर के दबाव का मापने का उपयोग किया जाता है? अभी ऊपर पढ़ाए हैं, हार्ट, आई, ब्लड वेसल्स, क्रेनियम, कपाल। तो राइट आंसर आँखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए ऑप्शन बी। आखिरी है क्वेश्चन 30 नंबर का है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का कारण क्या होता है? मैंने कई बार बता चुका हूँ। हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपो मतलब कम और वॉल्यूम मतलब समझ गए आयतन, कितना ज़्यादा भरा है। तो कितना ज़्यादा भरा है, हाइपो मतलब कम, मतलब आयतन कम गया। कम क्या चीज़ से जाएगा? तो जैसे ही वॉल्यूम वाला आ जाएगा बात, वहाँ पे आप लोग द्रव से तुलना करिएगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक है। तो हाइपोवॉल्यूमिक में होता है कि तरल पदार्थों का अचानक से किसी कारण से कम जाएगा, या तो बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल गया, ठीक है, दस्त हो गया इस कारण से, या चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से ब्लड निकल गया बहुत ज़्यादा, तरल वो भी है तो वो भी निकल जाएगा, तो उससे भी शॉक आ सकता है। या पेशेंट जल जाता है तो शरीर का द्रव बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है, तो उससे भी शॉक लग जाता है। तो ये सब कुल मिला के जो शॉक होता है वह कार्डियक फेल्यूर से नहीं होता है, इन्फेक्शन से नहीं होता है, उसके बाद ना आपका आर्टेरियल विफलता से होता है, ये होता है फ्लूइड डिक्रीज होने से, यानी तरल पदार्थों की मात्रा कम होने से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है किसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अभी 30 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। और
उम्मीद है आपको इसी तरह से हम लोग पूरे एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। और साथ में उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भूलिएगा मत, उसका भी प्रैक्टिस दिन रात करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।